हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ सोनाली। सिनेमा प्रेमियों का तीर्थ यानी कि कैन फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। वो फेस्टिवल जहां अपनी फिल्म स्क्रीन करना हर डायरेक्टर का ख्वाब होता है। ये फेस्टिवल हर साल फ्रांस में होता है। सिनेमा प्रेमियों के लिए आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचे कैन फिल्म फेस्टिवल के मायने हैं। ट्रेडिशनली ये फेस्टिवल हर साल मई में होता है 12 दिन के लिए, लेकिन कोरोना महामारी के चलते 2020 में इस फेस्ट को कैंसिल करना पड़ा था। अब 2021 में ये फिर से लौटा है। 74वां कैन फिल्म फेस्टिवल 6 जुलाई से शुरू हो चुका है, 17 जुलाई तक चलेगा। और इसी मौके पर हम लेकर आए हैं अपनी कैन स्पेशल सीरीज, जहां हम फेस्टिवल से जुड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, किस्से, मेमोरेबल मोमेंट्स आपको बताते रहेंगे। आज बात करेंगे कैन 2021 में स्क्रीन की जाने वाली कुछ कमाल की फिल्मों के बारे में, जिन्हें लेकर फिल्म सर्किट में तगड़ा बज़ बना हुआ है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द फ्रेंच डिस्पैच। सिनेमा एक विजुअल मीडियम है। आज के समय में इस लाइन को सबसे ज्यादा सार्थक करने वाले डायरेक्टर हैं वेस एंडरसन। कसी हुई फ्रेमिंग, सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन, उनकी किसी भी फिल्म को आंख बंद करके कहीं से भी पॉज कर लीजिए, फ्रेम देखकर पहचान जाएंगे कि ये वेस एंडरसन की फिल्म है। अपने 2 दशक लंबे करियर में करीब 10 फीचर फिल्में डायरेक्ट करने वाले वेस एंडरसन का इंडिया से भी जुड़ा एक कनेक्शन है, जिसकी शुरुआत होती है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी दिग्गज डायरेक्टर। मार्टिन हमेशा से ही सत्यजीत रे के सिनेमा के कायल रहे हैं। बताया जाता है कि रे को ऑनररी ऑस्कर दिलाने के लिए भी पहल मार्टिन ने ही की थी। एक बार मार्टिन ने वेस एंडरसन को अपने घर बुलाया और सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर पांचाली दिखाई। इस फिल्म का वेस पर बहुत गहरा असर हुआ। वेस ने रे का सिनेमा स्टडी करना शुरू किया, उनकी फिल्मोग्राफी एक्सप्लोर करना शुरू किया। रे के सिनेमा और इंडिया से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी 5वीं फीचर फिल्म बनाने का फैसला लिया। फिल्म थी 2007 में आई द दार्जिलिंग लिमिटेड। कहानी थी 3 भाइयों की जो अपनी मां को ढूंढने के लिए इंडिया आते हैं। फिल्म में कई पॉइंट्स पर रे की फिल्म चारुलता से चारूस थीम म्यूजिक का इस्तेमाल हुआ। साथ ही बताया जाता है कि फिल्म में इस्तेमाल किए गए ट्रेन सीक्वेंस की प्रेरणा फिल्म नायक से ली गई थी। अब वेस की अगली फिल्म द फ्रेंच डिस्पैच कैन में स्क्रीन होने जा रही है। कहानी 20वीं सदी में स्थित एक काल्पनिक मैगजीन के पत्रकार की है। एडिटर इन चीफ की डेथ हो जाती है। मैगजीन बंद होने वाली होती है, लेकिन बंद होने से पहले उसका आखिरी एडिशन छपना बाकी है। ऐसे में एडिटोरियल स्टाफ एक फैसला लेता है मैगजीन के 10 साल के पूरे इतिहास में 3 बेस्ट स्टोरीज को चुनकर फिर से छापने का। एक स्टोरी थी उस आर्टिस्ट की जिसे उम्र कैद हो जाती है, दूसरी स्टूडेंट्स द्वारा किए गए दंगों की, और तीसरी एक किडनैपिंग की। फिल्म की कास्ट भी एक बड़ी वजह है कि क्यों इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। टिल्डा स्विंटन, एड्रियान ब्रोडी, लिया सेडू, बिल मरी, ओवेन विल्सन, फ्रांसिस मैकडॉर्मंड जैसे मंझे हुए कलाकार कास्ट का हिस्सा हैं। दूसरी है अ हीरो। इससे पहले असगर 3 बार कैन फिल्म फेस्टिवल में कंपीट कर चुके हैं। 2013 में अपनी डेब्यू फ्रेंच फिल्म द पास्ट से, 2016 में द सेल्समैन से और 2018 में एवरीबॉडी नोज से। उनकी फिल्में अ सेपरेशन और द सेल्समैन अकेडमी अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। अ हीरो की कहानी को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। बस इतना बताया गया है कि ये फिल्म ऑडियंस पर अ सेपरेशन जैसा इंपैक्ट जरूर डालेगी। कहानी चाहे कुछ भी हो, लेकिन 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो असगर फरहादी की फिल्म में अपनी जगह ढूंढ ही लेते हैं: सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन। इनकी फिल्मों का सस्पेंस मेन स्ट्रीम सिनेमा जो ऐसा नहीं है जहां टिक टिक घड़ी चलेगी और धम से कुछ हो पड़ेगा। ये अपनी ऑडियंस को स्लो बर्न देते हैं। ऑडियंस को पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कहानी कैसे चल रही है, फिर भी ये जानने को बेचैन रहते हैं कि ये कहानी कहाँ खत्म होगी, कैसे होगी। तीसरी है 3 फ्लोर्स। सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, कंट्रोवर्शियल किस्म के। फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस का भी इजाद किया था। साइकोलॉजी की फील्ड में उनके काम को आज भी पढ़ा जाता है। फ्रॉइड ने मन की 3 अवस्थाओं को कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के खांचे में बांटा। उनके अनुसार मन की ये 3 अवस्थाएं जुड़ी हैं पर्सनालिटी के 3 पहलुओं से। इड काम करता है अचेतन यानी अनकॉन्शियस स्टेट में। फ्रॉइड के अनुसार इंसान अपनी जिन डार्क इच्छाओं को दबाता है, जो पूरी नहीं होती, वो इड स्टेट में आती है। अगला है ईगो। ईगो यानी कि अहम। आप खुद को क्या मानते हैं, खुद के प्रति कितने जागरूक हैं, ऐसी बातों से बनती है ये स्टेट। ईगो कॉन्शियस स्टेट यानी कि चेतन मन का पार्ट है।
सुपर ईगो काम करता है मोरालिटी के प्रिंसिपल पर, नैतिक मूल्यों पर और आपके अपने आदर्शों पर चलता है। मतलब एकदम आदर्शवादी किस्म का स्टेट है। वहीं ईगो को हम वास्तविक स्टेट कह सकते हैं, जो सुपर ईगो और इड के बीच में डील करता है। फ्रॉइड और उसके सिद्धांतों की ब्रीफ स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि 3 फ्लोर्स इसी साइकोलॉजी पर आधारित है। कहानी है इजरायली शहर की एक बिल्डिंग में रहने वाले 3 अलग अलग परिवारों की, जिन्हें फ्रॉइड के 3 पर्सनालिटी टाइप से दर्शाया गया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है नानी मोरेती ने, जिनकी 2001 में आई फिल्म द सन्स रूम ने कैन फेस्टिवल में पाम डॉर जीता था। चौथी है बेनेडेत्ता। पॉल वर्होवन डच फिल्म मेकर हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के। अपने 40 साल से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में रोबोकॉप, टोटल रिकॉल, बेसिक इंस्टिंक्ट, एली और हॉलो मैन जैसी फिल्में बना चुके हैं। जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो क्रिटिक्स 2 पक्षों में बंट जाते हैं। कुछ उन पर स्त्री विरोधी होने का लेबल लगाते हैं, तो कुछ मानते हैं कि वो सेडिस्ट हैं। सेडिस्ट यानी ऐसा इंसान जो दूसरों की पीड़ा में अपनी खुशी ढूंढता है। बावजूद ऐसी बातों के उनकी फिल्में फेस्टिवल्स में खूब पसंद की जाती हैं, अवार्ड्स जीतती हैं। कैन में प्रीमियर होने वाली उनकी फिल्म बेनेडेत्ता एक नन की बायोपिक है। नाम था बेनेडेत्ता कार्लिनी। बेनेडेत्ता एक लेस्बियन नन थी। फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी में सेट है। बेनेडेत्ता हाल ही में नन बनी हैं और इटली का एक कॉन्वेंट ज्वाइन करती हैं, जहां उन्हें एक दूसरी नन से प्यार हो जाता है। उस दौर में ऐसे विचारों का तो कतई स्वागत नहीं था, इसीलिए इसके बाद बेनेडेत्ता के साथ जो होता है वही पूरी फिल्म की कहानी है। अगली है बर्गमन आइलैंड। इंगमार बर्गमन वर्ल्ड सिनेमा के महान डायरेक्टर, मौत को भी एक किरदार देकर सदा के लिए जीवंत बनाने वाले डायरेक्टर। दुनिया भर के महान डायरेक्टर्स पर उनके काम का प्रभाव रहा है। वर्तमान स्वीडन के फॉरा आइलैंड पर रहते थे। उसी आइलैंड पर उनका देहांत भी हुआ था। उस आइलैंड से उनके जुड़ाव की झलक उनके सिनेमा में भी मिलती है। उन्होंने अपनी फिल्म पर्सोना, थ्रू अ ग्लास डार्कली, द पैशन ऑफ एना और सीन्स फ्रॉम अ मैरिज उसी आइलैंड पर शूट भी की है। बर्गमन आइलैंड इसी आइलैंड को बैकड्रॉप बनाकर रची गई कहानी है। एक फिल्म मेकिंग कपल बर्गमन के इसी आइलैंड पर आते हैं ताकि उन्हें लिखने की प्रेरणा मिल सके। हालांकि धीरे धीरे रियलिटी और फिक्शन की लाइन धुंधली पड़ने लगती है, जिसका सीधा असर उनके रिलेशनशिप पर पड़ने लगता है। मिया हैंसन की फिल्म फादर ऑफ माय चिल्ड्रन ने कैन फिल्म फेस्टिवल 2009 में स्पेशल जूरी प्राइज भी जीता था। बर्गमन आइलैंड कैन के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पाम डॉर के लिए भी compete कर रही है। अगली है ले ओलंपियाड। 2015 में एक फिल्म आई थी दीपन। कहानी थी 3 श्रीलंकन रेफ्यूजीज की। फिल्म ने उस साल का पाम डॉर अपने नाम किया था। जैक ओडियार्ड ही उस फिल्म के डायरेक्टर थे। 2009 में आई जैक की फिल्म अ प्रॉफिट भी अकेडमी अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में नॉमिनेट हुई थी। अब जैक ले ओलंपियाड ला रहे हैं, जिसका इंग्लिश टाइटल है पेरिस 13th डिस्ट्रिक्ट। जैक के अलावा एक और वजह है इस फिल्म को लेकर फेस्टिवल सर्किट में जो हाइप बनी हुई है उसकी, वो है इसकी को राइटर सेलिन सियामी, जिनकी डायरेक्ट की गई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर को कौन भूल सकता है भला। ले ओलंपियाड की कहानी को लेकर ज्यादा डिटेल रिलीज नहीं की गई है। बस इतना पता चला है कि फिल्म न्यूयॉर्क के कार्टूनिस्ट एड्रियन टॉमिन के ग्राफिक नॉवल किलिंग एंड डाइंग पर बेस्ड है। वैरायटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहानी 21वीं सदी में सेट एक लव स्टोरी है, जहां कुछ यंगस्टर्स प्यार और उससे उपजने वाली फीलिंग्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7वीं फिल्म है कंपार्टमेंट नंबर 6। सेम नाम से लिखे नॉवल पर बेस्ड है ये फिल्म। सोवियत संघ खत्म होने को है। इस सारे कोलाहल के बीच कहानी खुलती है एक औरत से जो अपने टूटे हुए रिलेशनशिप से दूर भाग रही है, शांति चाहती है, अकेलेपन की तलाश में है। इसी के चलते ट्रेन के खाली कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है। लगा था कि यहाँ उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन उसे कंपार्टमेंट में मिलता है एक आदमी। ये शख्स उस औरत के बिल्कुल विपरीत है, बड़बोला है, बिना सोचे कुछ भी बोलने लगता है। महिला उससे पहले तो बहुत परेशान होने लगती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों में एक अजीब किस्म का बॉन्ड डेवलप होने लगता है। ये फिल्म उनके इसी बॉन्ड की कहानी बताती है। फिल्म के डायरेक्टर यूहो पहले भी कैन में कंप्लीट कर चुके हैं साल 2016 में। उनकी फिल्म द हैप्पीएस्ट डे इन द लाइफ ऑफ ऑली मैकी ने कैन के सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में कंप्लीट किया था और जीती भी। अगली है फ्लैग डे। जेनिफर वोगल ने किताब लिखी अपने पिता पर, नाम था फ्लिम फ्लैम मैन। ये फिल्म उसी बुक पर आधारित है। कहानी है जेनिफर के पिता जॉन वोगल की, एक ठग जो दोहरी जिंदगी जी रहा था।
लेकिन उसकी बेटी अधिकांश जिंदगी अपने पिता के इस सच से दूर रही। सच सामने आया जब 52 साल की उम्र में जॉन को अरेस्ट किया गया, करीब 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की राशि के नकली नोट छापने के आरोप में। जेनिफर को यह जानकारी एक अखबार से मिली। जिस पिता के साथ बचपन से रह रही थी, उसके सबसे बड़े सच की जानकारी उसे एक अखबार से मिली। लेकिन जॉन शुरू से क्रिमिनल था, कभी बैंक लूटने के जुर्म में तो कभी किसी की हत्या करने की कोशिशों में। उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही थी। जब जॉन पुलिस से भाग रहा था तो जेनिफर पर क्या बीत रही थी, उसका वही अनुभव इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। मशहूर डायरेक्टर शॉन पैन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और वे फिल्म में जॉन का किरदार निभा रहे हैं। शॉन इससे पहले 2007 में आई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म इनटू द वाइल्ड भी डायरेक्ट कर चुके हैं। अगली है नाइट रैम। साल 1996, तारीख 28 अप्रैल, वो दिन जिसने ऑस्ट्रेलिया को दहला कर रख दिया। तस्मानिया में मार्टिन ब्रायंट नाम के एक शख्स ने उस सुबह अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते उसने मात्र 15 सेकंड में 12 जानें ले ली। जब तक मार्टिन को पकड़ा गया, उसके हाथ 35 मृत लोगों के खून से सने थे। हिरासत में ले जाने के बाद मार्टिन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे 35 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी बिना किसी पैरोल के। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में 28 अप्रैल का वो दिन पोर्ट आर्थर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। उन निर्मम हत्याओं के ठीक 12 दिन बाद तब के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने बड़े गन रिफॉर्म लाने का ऐलान किया। उससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया में गन को एक जरूरत के सामान की तरह ट्रीट किया जाता था। जस्टिन क्रिजेल की फिल्म नाइट रैम उसी मैसेकर पर बेस्ड है। फिल्म को लेकर बवाल भी काफी ज्यादा मचा हुआ है। लोगों को आशंका है कि फिल्म के जरिए लोगों के पुराने घाव फिर से खुल जाएंगे। हालांकि विवादों के बीच मेकर्स ने कहा है कि वो फिल्म में मार्टिन का नाम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि फिल्म के टाइटल की स्पेलिंग इंग्लिश वर्ड मार्टिन को उल्टा करके बनाई गई है। 10वीं फिल्म है द स्टोरी ऑफ माई वाइफ। इल्डिगो की पहली फिल्म ऑडियंस और क्रिटिक्स द्वारा खूब पसंद की गई थी। फिल्म थी ऑन बॉडी एंड सोल, जिसने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर जीता। साथ ही अकेडमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई। द स्टोरी ऑफ माई वाइफ इसी नाम से लिखी 1942 में छपी किताब पर आधारित है। कहानी 1920 के दशक में सेट है। फिल्म का वन लाइनर है, एक कैफे में बैठा जहाज का कप्तान अपने दोस्त से शर्त लगाता है कि कैफे में आने वाली पहली लड़की से वो शादी कर लेगा। सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन उस कप्तान की कहानी फिल्मी मोड़ नहीं लेती। आगे जो होता है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक लड़की कैफे में आती जरूर है। फिल्म में उस कैफे वाली लड़की का रोल निभाया है लिया सेड्यू ने। बतौर एक्टर सेड्यू 2013 में आई अपनी फिल्म ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर के लिए पाल्म डॉर जीत चुकी है। अगली फिल्म है लिंगुई। सेंट्रल अफ्रीका में एक देश है चैड। 1980 के दशक में वहां सिविल वॉर शुरू हुआ, जिस वजह से यहाँ के कई नागरिक देश छोड़ गए। अब इन्हीं में से एक था मोहम्मद सालेह रून, चैड के पहले फीचर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर। मोहम्मद ने अप क्लोज एंड पर्सनल लेवल पर मानव अधिकारों का दमन होते हुए देखा था, इसलिए यही ऑब्जर्वेशन उनके सिनेमा की नींव भी बना। 1982 से हारून फ्रांस में रह रहे हैं, फिर भी उनकी अधिकतर फिल्मों की कहानी चैड में ही सेट थी। 2013 में उनकी फिल्म ग्रिगरिस ने कैन फेस्टिवल में पाल्म डॉर के लिए कम्पीट किया था। अब हारून फिर से कैन लौट रहे हैं अपनी फिल्म लिंगुई के जरिए। कहानी है अमीना और उसकी 15 वर्षीय बेटी मारिया की। अमीना को पता चलता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करवाना चाहती है ताकि बदनामी से बच सके। लेकिन चैड में अबॉर्शन गैर कानूनी भी है और अनैतिक भी। अमीना इसी कश्मकश में फंसी रहती है। आंतरिक और सामाजिक मतभेद से कैसे ऊपर उठ पाएंगी, यही कहानी बताती है लिंगुई। अगली फिल्म है अनेट। फ्रेंच डायरेक्टर लियोस कैरेक्स अनेट के जरिए अंग्रेजी भाषी फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले उनकी फिल्म होली मोटर्स भी कैन आई थी 2012 में, जहां फिल्म ने पाल्म डॉर के लिए कंपीट किया था। अकेडमी अवार्ड नॉमिनी एडम ड्राइवर और अकेडमी अवार्ड विनर एक्ट्रेस मारियान कोर्टियार्ड अनेट में लीड रोल निभा रहे हैं। कहानी एक कपल की है। पिता स्टैंड अप कॉमेडियन है और पत्नी एक सिंगर है। दोनों अपनी अपनी फील्ड में सफल हैं, लेकिन इनकी दुनिया बदल जाती है जब उनकी बेटी पैदा होती है। नाम है अनेट। यहाँ से कहानी एक डार्क टर्न लेती है। आगे दोनों के साथ साथ क्या कुछ घटता है और इससे उनके रिश्ते पर क्या फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, यही फिल्म का प्लॉट है।
Amazon स्टूडियोज ने फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं। इसका मतलब ये है कि फिल्म 20 अगस्त 2021 से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकेगी। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने ये कहा है कि सबसे ज्यादा पर्सनल ही सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। ये बात पैरासाइट वाले बॉन्ग जून-हो ने भी अपनी ऑस्कर स्पीच में दोहराई थी। फ्रेंच डायरेक्टर ओजो ने भी अपने व्यक्तित्व से जुड़ी, अपने व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी एक फिल्म बनाई थी। फिल्म थी 2003 में आई स्विमिंग पूल, जिसे क्रिटिक्स की पूरी सराहना मिली। ओजो मानते हैं कि उनकी फिल्में सेक्सुअलिटी जैसे सब्जेक्ट को पूरी संवेदनशीलता के साथ ट्रीट करती हैं। उनकी पिछली 2 फिल्में यंग एंड ब्यूटीफुल और द न्यू गर्लफ्रेंड इस बात का सबूत भी है। यंग एंड ब्यूटीफुल ने 2013 में कैन फेस्टिवल में पाम डॉर के लिए कम्पीट किया था। हालांकि ओजो की अगली फिल्म के लिए ये कहना मुश्किल है कि ये सेक्सुअलिटी जैसे टॉपिक पर बात करती है या नहीं। कम से कम सतही तौर पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कहानी पर्सनल जरूर है। फ्रेंच लेखिका इमैनुअल बर्नहाइम ने एवरीथिंग वेंट वेल के नाम से एक नॉवल लिखा था अपने पिता आंद्रे और अपने रिलेशनशिप पर। 85 साल के आंद्रे को हार्ट अटैक आता है, आधा शरीर लकवाग्रस्त पड़ जाता है। आंद्रे अपनी बेटी इमैनुअल को बुलाते हैं और एक इच्छा जाहिर करते हैं, इस दुनिया को छोड़ने की इच्छा। चाहते हैं कि उनकी बेटी मरने में उनकी मदद करे। ये पल इमैनुअल को अपने पिता के साथ रहे जीवन भर के रिश्ते पर रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। पिता की मर्जी मानती है या नहीं, इसी धुरी पर पूरी फिल्म घूमती है। इस लिस्ट में अगला नाम है कैसाब्लांका बीट्स। कैसाब्लांका सुनते ही इसी नाम से बनी 1942 की हॉलीवुड फिल्म, क्लासिक फिल्म है, वो याद आती है। इंग्रिड बर्गमन और हम्फ्री बोगार्ट वाली फिल्म। खैर, उसी फिल्म का कैसाब्लांका बीच से कोई वास्ता नहीं है। कैन में स्क्रीन की जाने वाली ये फिल्म सेट है मोरक्को के शहर कैसाब्लांका में। डायरेक्ट किया है नबिल अयूश ने, जो मजबूत सशक्त महिलाओं को पर्दे पर उतारने का सपना लिए फिल्म बनाते हैं। 2015 में नबिल की एक फिल्म आई थी मच लव्ड। फिल्म की प्रमोशन के दौरान नबिल इंटरव्यूज दे रहे थे। ऐसे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपकी फिल्म मच लव्ड 4 प्रोस्टिट्यूट्स की कहानी है। नबिल ने सवाल पूछने वाले को झट से करेक्ट किया और कहा, मेरी कहानी 4 प्रोस्टिट्यूट्स की नहीं बल्कि 4 महिलाओं की है जो पेशे से प्रोस्टिट्यूट्स हैं। दोनों बातों में फर्क है। बस इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा लीजिए नबिल के सिनेमा का। वैसे मच लव्ड को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। रही बात उनकी नई फिल्म कैसाब्लांका बीट्स की, तो उसकी कहानी का मुख्य किरदार है एक फीमेल रैपर जो समाज की परंपराओं और एक लड़की से रखे जाने वाली उम्मीदों के बोझ का भार हिप हॉप के जरिए हल्का करना चाहती है। फिल्म है टाइटन। 2016 में एक हॉरर फिल्म आई थी रॉ। कहानी थी एक शाकाहारी लड़की की जो पहली बार मांस खाती है, चखती है, धीरे धीरे मांस की तलब होने लगती है। आगे जो कुछ भी करती है वो किसी हॉरर से कम नहीं होता। फिल्म 2016 के कैन फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी। डायरेक्ट किया था जूलिया डुकोर्ना ने। अब जूलिया अपनी फिल्म टाइटन के जरिए कैन फेस्टिवल में लौट रही हैं। कहानी खुलती है एयरपोर्ट से, जहां एक लड़के की गिरफ्तारी होती है जो बताता है कि उसका नाम एड्रियन है, वो बच्चा जो 10 साल पहले लापता हो गया था। ये खबर एड्रियन के पिता तक भी पहुंचती है, जो उसे घर ले आते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद उनके इलाके में मर्डर होना शुरू हो जाते हैं। लिस्ट की अगली फिल्म है मेमोरिया। थाई डायरेक्टर एपी चापोंग की पहली फिल्म जो उन्होंने थाईलैंड से बाहर जाकर शूट की है। फिल्म सेट है कोलंबिया में। लीड रोल में है टिल्डा स्विंटन, जो बनी है जेसिका। जेसिका अपने फार्म पर काम करती हैं, एक समस्या से जूझ रही हैं। रात को सो नहीं पाती, हर आधी रात को धम सी आवाज सुनाई देती है। इस बीच जेसिका को पता चलता है कि उसकी बहन बीमार है। बहन दूसरे शहर में रहती है। अब वो अपनी बहन से मिलने निकल पड़ती हैं। रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात होती है, जिनमें से एक है एग्नेस, एक पुरातत्ववेत्ता, अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, और दूसरा है हर्नन। इन दोनों से मिलने के बाद जेसिका का नजरिया बदलने लगता है, अपनी लाइफ की ओर, अपनी समस्याओं की ओर। ऐसा लगता है कि सब पानी जैसा साफ हो गया है, कोई दुविधा नहीं बची। खैर, ये आज के एपिसोड में बताई गई 16 फिल्में पाम डॉर के लिए कंपीट कर रही हैं। इनमें कौन जीतेगी, इसका फैसला डायरेक्टर स्पाइक ली की अध्यक्षता वाली जूरी करेगी। जीते कोई भी, लेकिन उससे फिल्म सर्कल्स में इन फिल्मों के इर्द गिर्द बने हाइप में कोई कमी नहीं आने वाली। आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।